नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का एक्ट विपक्ष को नहीं लगा परफेक्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 5 प्रस्तावों पर मोहर लगी थी। इसमें एक फैसला उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 से जुड़ा है। कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी भी दे दी है और इसे आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। राज्य सरकार के मुताबिक अब तक राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को दिया जाता था, लेकिन प्रस्तावित अधिनियम के लागू होने के बाद सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों को भी सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि इस कदम के साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसने सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया तैयार की है। वहीं सरकार के इस फैसले पर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस जहां से बेवजह लाया जा रहा अधिनियम बता रही है, तो वहीं भाजपा और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इसके फायदे गिनवा रहे हैं। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द ही मदरसा बोर्ड को खत्म करने जा रही है। देश का ऐसा पहला राज्य उत्तराखंड बन जाएगा जहां पर अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम बनने जा रहा है। इसके तहत अब सिर्फ मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ अन्य समुदाय जिसमें मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और सिख समुदाय भी शामिल होंगे। राज्य में इस विधेयक को अधिनियम बनने से पहले जहां विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष से लेकर बीजेपी इसे ऐतिहासिक निर्णय बता रही है। उत्तराखंड में इस अधिनियम को गैरसैंण में आज से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में मंजूरी दे दी जाएगी। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 जैसे ही राज्य में लागू होगा, वैसे ही मदरसा बोर्ड को मिलने वाली तमाम सुविधाएं भी खत्म हो जाएंगी। परंतु सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार का ये मकसद उत्तराखंड में अल्पसंख्यक, फिर वह चाहे मुस्लिम हो या अन्य समुदाय के लोग, सभी को अत्याधुनिक और स्मार्ट शिक्षा से जोड़ना है। इस अधिनियम के बनते ही उत्तराखंड अपने आप में अलग अधिनियम बनाने वाला भी पहला राज्य बन जाएगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की माने तो इस अधिनियम के बनने से अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक संस्थानों में पारदर्शिता पूरी तरह से बनी रहेगी और उनको इस पारदर्शिता के साथ मान्यता भी आसानी से मिलेगी। इसके साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार भी और मजबूत होंगे। अभी तक कई बार देखा गया है कि कई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में अनुदान का दुरुपयोग होता था, जिस पर कड़ाई से निगरानी रखी जा सकेगी। प्रदेश में जितने भी मदरसे चल रहे हैं, जो पंजीकृत हैं, गैर पंजीकृत हैं, 1 जुलाई 2026 तक वो पंजीकृत नहीं होंगे तो उनको जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य रूप से जो है उनको लेना पड़ेगा और उनको जो हमारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण है, उसमें वो आवेदन कर सकेंगे। 1 जुलाई से ये अनिवार्य कर दिया जाएगा, 1 जुलाई 2026 से। उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बधाई के पात्र ही नहीं है, साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अपने राज्य के अंदर जितनी भी पहल की है अब तक, वो मानव कल्याण के लिए और उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए है। और ये अल्पसंख्यक शैक्षणिक प्राधिकरण का फैसला बहुत स्वागत योग्य है और इससे आने वाले समय में सारे समुदायों को बहुत फायदा होगा और विशेषकर मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन उन्हें मिलेगी और मैं बताना चाहता हूं कि इससे आपकी धार्मिक एजुकेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप धार्मिक एजुकेशन उसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करेंगे, उसी तरह से पढ़ाएंगे जैसे आप पढ़ाते आ रहे हैं। हाँ, इससे आपको उन बच्चों को मुकाबले के एग्जाम के अंदर जो है फायदा होगा और वो आगे बढ़ेंगे, इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे और आप धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ ये सारे कार्य होंगे। मैं समझता हूं कि इसमें बौद्ध को, पारसी को और क्रिश्चियन को और सिख समुदाय को शामिल करके एक ऐसा कदम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी ने उठाया है।
वहीं सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस जहां इसे बेवजह लाया जा रहा अधिनियम बता रही है, तो वहीं भाजपा और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इसके फायदे गिनवा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की माने तो राज्य सरकार इस वक्त पंचायती चुनाव में हार की बौखलाहट निकाल रही है, जबकि सरकार को राज्य के डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड में धामी सरकार हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आ रही है। राज्य में इस तरह के हथकंडे बीजेपी लगातार अपना रही है, जबकि राज्य सरकार चाहिए कि जो स्कूल टूट रहे हैं, जहां पर शिक्षा के नाम पर मजाक हो रहा है, शिक्षकों की भारी कमी है, उनको दूर करने के बजाय बीजेपी इस तरह के अधिनियम लाकर एक समुदाय को परेशान कर। हाँ, मेरी समझ में नहीं आया, नाम बदल करके कैसे काम चलाएंगे? आपकी सोच बदलो ना, समझ बदलो। ये भाजपा ये तो खूब मंडू सोच के लोग हैं। मदरसा शब्द उर्दू का शब्द है, उर्दू गंगा जमुनी संस्कृति की पैदाइश है और मदरसों का अपना इतिहास है, देश के स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ा हुआ इतिहास है मदरसों का। आप एक 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 समुदाय अपने अपने एक राज्य के कानून के तहत अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहयोग देना चाह रहा है, तो आप उसे इनकार क्यों? आपको क्यों परहेज है? क्यों परहेज है? आपको उर्दू शब्द से क्यों परहेज है? मदरसा बोर्ड जो है वो अपनी जगह काम कर रहा था और औरों के लिए जो समान शिक्षा व्यवस्था थी हमारी, जो जिसमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और ये लोग काम करते वो थी। पहले तो बात आती है कि जिन मदरसों को बंद किया उसमें अधिकतर मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने 4 से 5 सालों से उसमें अप्लाई किया हुआ था, उनकी फाइलें पास क्यों नहीं की गई? आप कानून बना रहे हैं लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। आपका ABCD एजेंडे हैं। आपका एजेंडा था थूक जिहाद, आपका एजेंडा था लव जिहाद, आपका एजेंडा था भू लैंड जिहाद, आपका एजेंडा था मज़ार, और अब आप ये लेकर आए क्योंकि आपने जो थूथा आपके ऊपर शीशा लेदर जो हुई है इस चुनाव से लेकर तमाम चीज़ों में, और जिस तरीके से 348 लोगों को अधिकृत प्रत्याशी बनाने के बाद केवल 115 सीट आप जीत पाए, उससे बीजेपी बौखला गई है और फिर से हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करने में लगी है। बीजेपी के पास इसके लिए कोई ठोस नीति नहीं कि अस्पतालों में डॉक्टर होंगे। बीजेपी के पास इसके लिए कोई ठोस नीति नहीं कि स्कूलों में टीचर्स होंगे। बीजेपी के लिए इस बात के लिए कोई ठोस नीति नहीं कि सड़कें और हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारी आर्थिकी कैसे सुधरेगी, लोगों के परिवार कैसे चलेंगे। लेकिन उसके बाद एक ही एजेंडा कि हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करें और चुनाव को प्रभावित करें। देखिए, आज उत्तराखंड की कैबिनेट में जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को लेकर के निर्णय लिया गया है वो एक ऐतिहासिक निर्णय है और मुझे लगता है कि पूरे देश में उसका खैर मकदम होगा, उसका स्वागत होगा। जिस तरह से मुसलमानों को सिर्फ अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल था, उसी तर्ज पे जहाँ पर जो अन्य समुदाय हैं, हमारे सिख भाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, उनको भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे करके उनके शिक्षण संस्थानों में भी ये सुनिश्चित करना कि वहाँ पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाए, ये धामी सरकार का एक सकारात्मक सोच है। एक दूरगामी परिणाम इस कदम के होंगे और मुझे लगता है कि अगर कोई राष्ट्रवाद की भावना से इसको देखता है तो निश्चित रूप से उसको इसका स्वागत करना चाहिए। वहीं इस्लामी मामलों के जानकार खुर्शीद अहमद का कहना है कि राज्य सरकार आर्टिकल 30A का उल्लंघन कर रही है। इसके साथ ही साल 2004 में लाए गए एक्ट में पहले से ही देश में अल्पसंख्यक आयोग मौजूद है, जो देश में मौजूद शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देता है, परंतु राज्य सरकार के द्वारा मदरसा बोर्ड को भंग किया जाना और नए अधिनियम या प्राधिकरण बनाना ये किसी भी सूरत में सही नहीं है। कल जो कैबिनेट ने एक विधेयक पास किया है, उसका मसौदा पास किया है कि उत्तराखंड के अंदर जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान 2025 के विधेयक को लाने की तैयारी है, उसके ऊपर अब विधानसभा के अंदर चर्चा होगी। देखिए, ये जो उसके बाद एक प्राधिकरण बनाया जा रहा है और जो मदरसा बोर्ड है उसको खत्म किया जा रहा है 1 जुलाई 2026 से।
ये जो अल्पसंख्यक का स्टेटस है, इसके लिए पहले 2004 के अंदर भी जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ इंडिया करके, माइनॉरिटी एजुकेशन ऑफ इंडिया करके एक कमीशन है जो कि अल्पसंख्यक जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको मान्यता देता है। अब एक तरह से ये कानूनी तौर से प्राधिकरण बनाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट का एक तरह से इंटरवेंशन है जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन करके पहले से ही कमीशन बना हुआ है। तो कानूनी एतबार से ये एक उल्लंघन है और इसके अलावा इनके अंदर इंटरवेंशन होगा तो उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। आपको बता दें कि अब तक मुस्लिम समाज को ही अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन धामी सरकार ने उसी तर्ज पर अन्य समुदाय को भी अल्पसंख्यक का दर्जा देकर उनके शिक्षण संस्थानों में भी अच्छी शिक्षा का दावा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार का यह हकीकत में सकारात्मक कदम है या इसमें भी एक बड़ी बहस देखने को मिलेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। कुंवर जपिंदर सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, मंजू त्रिपाठी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, दीपक रावत केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, मुफ्ती शाहमूम कासमी अध्यक्ष मदरसा शिक्षा बोर्ड और हमारे साथ में तमीर ढोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मुफ्ती शाहमूम कासमी साहब से है। उत्तराखंड कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? शैक्षणिक संस्थान का दर्जा मिलेगा अन्य समुदायों के भी शिक्षण संस्थानों को, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार और कैबिनेट का बहुत अच्छा फैसला है, दूरदर्शी फैसला है, दूरगामी है। इससे जो अन्य जो अल्पसंख्यक समुदायों में शामिल हैं, यानी जैन, पारसी, बौद्ध, सिख और ईसाई, मुस्लिम के साथ साथ ये इन सबका एक प्राधिकरण बनने के बाद पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी भी उनको भी इसका लाभ मिलेगा। मैं समझता हूं कि ये क्रांतिकारी कदम है और सबसे बड़ा फायदा इसका मुसलमानों को होगा, मुस्लिम बच्चों को होगा। वो ये होगा कि हमारे मदरसा बोर्ड के अंदर समकक्षता का बहुत दिन से मसला चल रहा था, समकक्षता उन्हें प्राप्त नहीं थी। यकीनी तौर से मदरसों के अंदर एनसीईआरटी बच्चे पढ़ रहे थे, मेन स्ट्रीम की एजुकेशन थी, मगर अब ये हमारे विद्यालय परिषद से जुड़ जाएंगे और विद्यालय परिषद की जो एजुकेशन जब वो हासिल करेंगे तो अब उन्हें समकक्षता की जरूरत नहीं होगी, स्वयं उनके पास सर्टिफिकेट जो है वो विद्यालय परिषद का होगा। तो मैं समझता हूँ, और सबसे बड़ी बात इसमें और ये है कि धार्मिक आपकी जो धार्मिक संवैधानिक आपका अधिकार है धार्मिक एजुकेशन का, वो आपका प्रभावित नहीं होगा। आप अपनी धार्मिक एजुकेशन वैसे ही ग्रहण करेंगे जैसे आप करते आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसका फायदा जो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन थी, जो बच्चों को मिलनी चाहिए थी, जिसे कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर महज उन्हें वोट बैंक बनाया और वोट बैंक बनाने के नजरिए से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से डरा करके मुसलमानों को जिस तरह से खौफजदा करके उन्हें मेन स्ट्रीम से जुदा किया था, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के इस फैसले से वो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन हासिल करेंगे, वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे, वो अपने देश और प्रदेश के नाम को रोशन करेंगे। मैं ऐसा महसूस करता हूं और मेरा ये 2 साल का जो मेरा अनुभव है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया है। और मैं आज अपने उत्तराखंड राज्य के समस्त मदरसों के संचालकों से और मुस्लिम कम्युनिटी से ये अपील करना चाहूंगा कि आपके बच्चे कल इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे, जिसे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन्हें मजदूर बना के रखा, और मजदूर इसलिए बनाया कि ताकि वो इनका वोट बैंक बने रहें और सत्ता का सुख ये भोगते रहें। जैसे अभी आदरणीय ये पूर्व के दलों के लिए आप कह रहे हैं, ये पूर्व के सत्ता में रहने वाले दलों के लिए आप कह रहे हैं क्या? जमनी तहजीब की बात करते हैं तो ये तो और गंगा जमनी तहजीब हो रही है कि सारे के सारे समुदाय एक छत के नीचे आ रहे हैं, एक प्राधिकरण के नीचे उन्हें सबको मान्यता मिलेगी। अब तक सिर्फ मदरसा बोर्ड से मदरसों को मान्यता मिलती थी, अब अन्य जो समुदाय हैं अल्पसंख्यक के, उन्हें भी मान्यता एक ही जगह से मिलेगी। तो ये उनका बहुत अच्छा कदम है। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास में। मंजू त्रिपाठी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, मंजू जी क्या कहना चाहेंगी? सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को घेरा है मुफ्ती शाहमूम साहब ने।
कांग्रेस पार्टी को घेरा नहीं है। भाजपा की, बीजेपी वालों की बौखलाहट जो है वो साक्षात नजर आ रही है इनके नेताओं के शक्ल पे। क्या भी बात कर रही और हैं मैडम? प्रवक्ता। आपने शायद परिचय सही से नहीं सुना। मुफ्ती शामूम कासमी साहब अध्यक्ष हैं मदरसा शिक्षा बोर्ड के, किसी दल के प्रवक्ता नहीं, बीजेपी के सदस्य नहीं। तो बात ही नहीं कर रही हूँ गरिमा जी, मैंने उन्हीं के जवाब पर आपसे सवाल किया है। मैं बात कर रही हूँ कि सभी, जहां तक आपने अभी बात हुई है कि मैं सुन रही थी। हाँ, तो जिनको आप सभी- सुन रही थी वो अध्यक्ष है मदरसा शिक्षा बोर्ड के। चाहे वो क्या बोलते हैं, ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जो भी हो, चाहे मुस्लिम हो। पहली बात तो सभी के इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड होके ही चल रहे थे। ये कोई नया अधिनियम, इस तरह का अधिनियम लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इनको जो है अपना पीठ थपथपाने की जो आदत है, अभी जो मुस्लिम बोर्ड के वो अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारे बच्चे इंजीनियर में, अरे भाई क्यों नहीं बन रहे सभी के साथ? क्या आपके बच्चे नहीं पढ़े? क्या सेना में मुस्लिम्स नहीं है? मदरसों को खास अधिकार मिलेगा मैडम। आप शायद, मुझे लगता है बात समझी ही नहीं। मदरसों को लेकर ये चीज है कि भाई अब वहां पर भी एक बेहतर शिक्षा अगर उपलब्ध होगी तो उसमें क्या बुराई है। जब मदरसों पर एक्शन होता है तब कांग्रेस पार्टी ये कहकर खड़ी हो जाती है कि भाई मदरसों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आप एक विशेष समुदाय के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। अब जब अच्छी चीजें हुई, मतलब क्या कसम खाई गई है कि नहीं विरोध करना ही करना है? ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम्स को पहले भी उनका हक मिल रहा था और हम, हाँ, ये बात मुस्लिम स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने साफ तौर पर कह दिया कि पहले की सरकारों ने साफ तौर पर इनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। मैडम, इसके पहले आप ही सत्ता में थी, मतलब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, आपसे मतलब ये है वो हमला नहीं है। और कासमी साहब कोई बीजेपी के प्रवक्ता या सदस्य थोड़ी हैं, वो तो मदरसा शिक्षा बोर्ड के हैं। उन्होंने आप पर आरोप लगाया, उस आरोप पर आप कुछ बोलिए ना, बीजेपी को छोड़िए। गरिमा जी, कांग्रेस पार्टी ने कभी हिंदू मुस्लिम करके गंगा जमनी तहजीब की हमेशा मान सम्मान किया, उनकी इज्जत की है, कभी जो है भड़काने का काम नहीं किया है। और जहां तक बात है कि आईएएस बनेंगे किसी भी क्षेत्र में, आप कह रही मदरसा, खाली मदरसा ही क्यों? जितने अल्पसंख्यक है सभी के इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है। बिना रजिस्टर्ड हुए तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चलता है। तो ये नई सलूफा छोड़ने की क्या जरूरत है? ये बात भी मुझे लगता है कि आपको नहीं कहनी चाहिए कि बिना रजिस्टर्ड कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चलता है। न जाने कितने मदरसों पर ये जो अवैध मदरसे वाला मुद्दा था, जब उस पर हम चर्चा करते थे तब भी आप आपत्ति करती थी। अरे पहले उन्हीं की पहचान की गई, उन पर एक्शन हुआ और अब जाकर जो विशेषाधिकार मिलने हैं वो सही रजिस्टर्ड मदरसों को मिलेंगे। इसमें आपत्ति क्या? एक बेहतर कदम है। मुझे लगता है इस देश में जब बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, एक देश एक चुनाव, एक देश एक ये, तो एक देश एक शिक्षा से क्या आपत्ति हो सकती है? हमें शिक्षा से कोई आपत्ति नहीं है। शिक्षकों स्कूल्स बंद कर रहे हैं, ये भाजपा सरकार जो है सारे स्कूल्स बंद कर रही है, टीचर्स मुहैया नहीं, वो सारे मुद्दे अलग हैं। मंजू जी, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास में, आऊंगी आपके पास में। वैसे मैं डोभाल जी का रुख करती, लेकिन जपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, चलिए आप बोल लीजिए जपेंद्र जी। धन्यवाद। मुफ्ती जी ने कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति रही है उसे कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्सपोज करने का काम किया है। इसलिए हमारे बहन जो है कांग्रेस की हमायत करते करते अब क्या शब्द इस्तेमाल करें उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। देखिए एक्चुअल में है क्या, अभी जब डिबेट स्टार्ट करी उससे पहले आपने एक मौलाना को बताया और वो 30A की बात कर रहे थे, वहां उन्होंने ये नहीं बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 30 हमारा, वो एक हमारा पहले से उसमें प्रारूप में है और उस आर्टिकल 30 के बाद अमेंडमेंट के बाद 30A केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जोड़ा गया। क्या इस देश के अंदर और अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है? थे। तो केवल और केवल एक वोट बैंक की राजनीति की खातिर मुस्लिम बैंक का जिस तरह से वोट बैंक का इस्तेमाल किया गया और उन्हें मेन स्ट्रीम की शिक्षा से वंचित करके कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक अपने आप को उनका हिमायती के तौर पर पेश करा, तो ये मुस्लिम समाज भी नहीं समझ सका। अब समस्या कहां से आती है कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, बहुमत की सरकार आती है, तो तब भी इन्होंने ये हवा खड़ा करा कि मुस्लिम्स की दुश्मन है, मुस्लिम्स की दुश्मन है।
लेकिन मोदी जी ने एक के बाद एक भारतीय मुसलमानों के लिए योजनाएं लाके, उनके शिक्षा को देख के, उनके आर्थिक स्तर को देखते हुए जितनी भी योजनाएं लॉन्च हुई, तो आज उसका भारतीय मुस्लिम समाज उसका फायदा ले रहा है, बहुत फायदा ले रहा है। अब हम उत्तराखंड के परिपेश में आते हैं। बहुत सी चीजें देश की राजनीति में उत्तराखंड एक मील का पत्थर बनता चला जा रहा है। इसका अनुसरण आने वाले समय में और भी प्रदेश करना चाहते हैं। उत्तराखंड के अंदर जैन समाज बहुत अच्छी संख्या में है। हर शहर में आप जाएं तो जैन धर्मशालाएं मिलेंगी, समाज का काम करते हुए मिलेंगे, अपने आप को समाज के साथ जोड़कर सनातन का काम करते हुए मिलेंगे। बौद्ध, इतनी बड़ी संख्या में बौद्ध बसे हुए हैं उत्तराखंड के अंदर जगह जगह। उसके बाद उधम सिंह नगर जैसा एरिया जिसे मिनी पंजाब कहा जाता है, और अन्य क्षेत्रों में भी सिख समाज बहुत बड़ी संख्या में है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब लोग कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की वजह से अपने अल्पसंख्यक के अधिकारों से वंचित थे। वो अपने स्तर पे सब कर रहे थे, लेकिन उसमें सरकारें सहयोग कानून की वजह से नहीं कर पाती थी। तो धामी जी ने तो ये बहुत कमाल का काम किया है। अब उसमें मुस्लिम समाज तो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन में आ ही गया। जो पहले उनके समकक्ष उन्हें छोड़कर उनके साथ खेल खेला जा रहा था, एक तो वो खेल खत्म हो गया। ठीक है, जो लोग आज भी कांग्रेस के हिमायती हैं और जिस तरह से कांग्रेस चाहेगी वो उस तरह से बोलेंगे, लेकिन आज मुस्लिम समाज के अंदर जो मुस्लिम समाज का इंटेलेक्चुअल क्लास है वो समझता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जात पात भेदभाव से इतर होकर जो मुस्लिम समाज को दिया है वो पिछले 66 वर्षों से कांग्रेस दे नहीं पाई। केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति और वोट की राजनीति मुस्लिम समाज के साथ करती रही है। और आज प्रदेश में सभी अल्पसंख्यक अन्य समाजों को भी, सिख समाज को भी, जैन्स को भी, बुद्धिज्म को भी जो एक प्रमोट करने का काम करा है, और उन्हें भी उनका वो संवैधानिक अधिकार जो आर्टिकल 30 देता था, जिससे कांग्रेस ने आर्टिकल 30A अमेंडमेंट के माध्यम से वंचित कर दिया था, उसे देकर एक बहुत बड़ा काम करा है भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के युवा मुख्यमंत्री ने। और निश्चित तौर पर इसकी आज उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में इसकी प्रशंसा होनी शुरू हो गई है। और शायद ये कांग्रेस जो एक्सपोज हो रही है, और ये वक्त वो है कि कांग्रेस आए दिन एक्सपोज हो रही है अपनी उस तुष्टीकरण की नीतियों और ऐसे कानूनों की वजह से जो कांग्रेस आज तक इस देश में खेल खेलती आई, और इस देश की कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद में, भेदभाव में, जात पात में, वोटों की राजनीति में बांटकर जो काम कांग्रेस। ठीक है सर, हम लौटेंगे आपके पास में, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मेहमानों के साथ में करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले बड़ी जानकारी औरैया से सामने आ रही, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको औरैया से हम बताते हैं। एसडीएम सदर पर गंभीर आरोप लगे, औरैया एसडीएम सदर पर लगे गंभीर आरोप। अहम खबर आपको हम बता दें, डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। डीएम की ओर से जांच के आदेश दिए गए। एसडीएम सदर पर गंभीर आरोप लगे, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसडीएम सदर पर लगे गंभीर आरोप, डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जांच के आदेश दिए हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में सलाहकार संपादक केबक सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, इंद्रमणि त्रिपाठी डीएम है, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं और एसडीएम पर बड़े आरोप लगने की बात सामने आई है, पूरी जानकारी क्या है? एसडीएम सदर है औरैया में, और उन्होंने जो वीडियो जारी हुआ है जो जिसपे कार्रवाई की गई है, डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जांच के आदेश दिए हैं, उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जो एसडीएम है घूस तो डायरेक्टली नहीं ले रहे, अपने दरार में घूस को रखवा रहे हैं पैसा, उसके बाद उसको पैसा रख के आदमी चला फरियादी पैसा रख के चला जाता है। तो क्योंकि ये मामला, चूंकि हर उत्तर प्रदेश के जितने भी जिलाधिकारी हैं और एसडीएम है, जो भी हैं, जितने भी अधिकारी, सबके सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे का ये फायदा हुआ कि
घूस देते हुए पकड़ लिया है और डीएम इंद्रमित त्रिपाठी ने गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश कर दिए हैं। अब जांच में एसडीएम साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने घूस का तरीका निकाला है एसडीएम राकेश कुमार ने, बहुत ही तरीका निकाला, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ पैसा उसमें रखा जा रहा है और पैसा रखने के बाद तुरंत फरियादी चला जाता है। उसका काम होगा या नहीं होगा ये भी आगे वाला समय बताएगा। तो इस तरह से घूस का नया तरीका आज देखने को मिला है और इसमें क्या कार्रवाई होती है आगे आने वाला समय तय करेगा। गरिमा जी, बिल्कुल साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है कि फरियादी आता है और घूस रख कर चला जाता है। शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। डॉक्टर इंद्रमित त्रिपाठी डीएम है, उन्होंने अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए दीपक रावत जी का रुख करेंगे, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। स्वागत सर आपका। दीपक जी, पहले की सरकारों यानी मुख्य रूप से हम कह लें कांग्रेस पर बड़े आरोप लग रहे हैं, सभी अल्पसंख्यक समुदायों को अब शैक्षिक संस्थान का दर्जा मिलेगा। क्या ये अच्छी बात नहीं है? क्या ये अच्छी खबर नहीं है? हम एक देश एक शिक्षा एक जैसी एजुकेशन का बार बार जिक्र करते हैं और मुझे लगता है कि आप सब भी इस बात से सहमत होंगे। आपत्ति क्या है फिर? आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी इस कदम का विरोध कर रही है? देखिए गरिमा जी, कांग्रेस की प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता ही बता पाएंगे कि वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। यूकेडी का क्या स्टैंड है? अच्छा देखिए, यूकेडी का स्टैंड बहुत क्लियर है कि अगर इस प्रकार का जिस सोच के साथ ये अधिनियम लाया जा रहा है और अगर ये वास्तविक रूप से धरातल पर उतरता है तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से कासमी जी की बातों को सुन के लग रहा था कि बहुत सारी दिक्कतें उन्हें आ रही थी और शायद इस अधिनियम के आने के बाद उस शिक्षा का स्तर उठ जाएगा, जैसा कि उनका मानना है कि उठेगा जरूर। देखिए, एक नई परिभाषा उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों की गठित की जा रही है राज्य स्तर पर। जो अल्पसंख्यकों की पहली परिभाषा हम जानते थे उसमें मुस्लिम को ही ज़्यादा माना जाता था, दूसरे जो अल्पसंख्यक समुदाय थे उनको नहीं काउंट किया जाता था। लेकिन इस अधिनियम के तहत मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी उत्तराखंड के अंदर अपने समुदाय और मुस्लिम समुदाय से संबंधित जो भी अवैध शिक्षण संस्थान इस प्रदेश में चल रहे थे, सरकार चाहती है कि शायद उन सभी को एक तरीके से रेगुलराइज किया जाए, एक सिस्टम में लाया जाए। उसी के तहत सोच समझ के साथ ये लाया जा रहा है। इसमें उन तमाम जितने भी दूसरे अल्पसंख्यक हैं, जैसे पंजाबी हैं, बौद्ध हैं, सिंधी हैं, जैन हैं, इन सभी को उसमें लाया जा रहा है कि इनके शिक्षण संस्थानों में जो गुणवत्ता है शिक्षा का वो उठे। पर हमारा प्रश्न यह है कि जब स्वयं जो बहुसंख्यक जो शिक्षा है इस प्रदेश में उसका स्तर इतना लगातार नीचे गिरता जा रहा हो, स्कूल लगातार बंद होते जा रहे हो, ऐसी स्थितियों में अल्पसंख्यकों के स्तरों को कैसे सरकार उठाएगी, ये बड़ा सोचनीय विषय है। ये आप ही के माध्यम से आप ही के चैनल में चला है कि 11 टीचर एक मात्र बच्चे को पास नहीं करा पाए। वो ये घटना कहीं और की नहीं है, उत्तराखंड की है। और ऐसा मेरे ख्याल से ये भी ऐतिहासिक हुआ होगा। अगर जैसे ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी बोलती है, ये भी ऐतिहासिक था कि 11 शिक्षक एकमात्र बच्चे को भी पास नहीं करा पाए। और ये भी ये कुमाऊं क्षेत्र की घटना है जहां से स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी बिलोंग करते हैं। तो ये ऐसी स्थिति में लगता है कि अगर अल्पसंख्यकों के बारे में सरकार चिंता कर रही है तो निश्चित रूप से सरकार का काम है कि चिंता करना चाहिए। लेकिन जिस राज्य में शिक्षा लगातार गिरती जा रही हो, स्कूल लगातार बंद होने जा रहे हो, शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर चुकी हो, बहुसंख्यकों की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर ऐसे अगर इस अधिनियम को लाकर अगर अल्पसंख्यकों का भला हो सकता है तो निश्चित रूप से यूकेडी उनके साथ है। ठीक है। वो क्या रखा है गरिमा जी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बना रखा है। हम तो ये चाहते हैं अगर इतना उत्तम नहीं तो अगर बेहतर प्रयोग है तो बहुत अच्छी बात है। यूकेडी हमेशा ये बात कहती है कि भाई प्रयोगशाला बनाकर रखा है, लेकिन अगर बेहतर है, प्रदेश के हित में है, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है गरिमा जी। ये तो केंद्र से आना चाहिए था, वही तो हम कह रहे हैं। चलिए, कम से कम यूकेडी ने इस चीज का समर्थन तो किया कि जिस मंशा के साथ शुरुआत हुई अगर वो मंशा पूरी होती है और उसी अकॉर्डिंग काम होता है तो बहुत अच्छी बात है। लौटूंगी मैं आपके पास में दीपक जी। मुफ्ती शामूम साहब का एक बार हम फिर से रुक करेंगे, उसके बाद झुवाल जी मैं आपके पास आती हूँ। शामूम साहब क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस अभी भी कह रही है, कुछ साफ स्टैंड अभी तक मंजू जी की ओर से आया नहीं। देखिए, असल में इसमें कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है और क्योंकि कांग्रेस की ये स्वाभाविक है उनका परेशान होना, उन्हीं के जरिए से लोग सत्ता में आते थे
अब जब वो इनकी सत्ता में आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, लगातार मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का जो प्रयास है, और मैं विशेषकर उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जितने भी उनके प्रयास हैं, जो एफर्ट है उनके, वो किसी भी समुदाय को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि वो सबके विकास के लिए हैं। और उन्होंने और भी इसके साथ साथ जो बहुत सारे काम किए हैं, जैसे मैं आपसे ये बताऊं कि मुसलमानों को जिस तरह से भरमाया जाता है, वो यूसीसी के नाम से, यूसीसी का कोई प्रावधान इस्लाम या मुसलमानों से नहीं टकराता, वो प्रथाओं के ऊपर अंकुश लगाता है। इसी तरह से जबरन धर्मांतरण, उसका इस्लाम से कोई प्रावधान नहीं टकराता, इस्लाम इन तमाम बातों का पक्षधर नहीं है। थर्ड, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कीमती ज़मीनों के ऊपर कब्जा करना, उसके ऊपर कानून लाना, ये भी कहीं कोई भी धर्म इस बात का पक्षधर नहीं है। आप नकल विरोधी कानून ले लीजिए, तो एक प्रदेश को आदर्श प्रदेश की तरफ लेके चलना माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, तो इसमें मैं समझता हूं कि कांग्रेस को अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, और ये प्रदेश के हितों को अगर कोई भी सरकार आगे लेके चलती है, तो मैं समझता हूं, जैसे अभी यूकेडी के हमारे प्रवक्ता ने बहुत अच्छी एक बात कही कि भाई अगर इससे आदर्श अल्पसंख्यक को फायदा हो सकता है, तो ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। मैं ये समझता हूं कि उनका ये वक्तव्य बहुत एक अच्छा है। और मैं मुसलमानों के बारे में ये बात कहना चाहूँगा कि जो मदरसों का रजिस्ट्रेशन से लेकर के और उनकी एजुकेशन की जो प्रक्रिया है, वो अगर आप देखें कि अब तक बड़ी जटिल थी। अब देखिए, इसमें एक प्रावधान ये है कि हम विद्यालय परिषद से वो एग्ज़ाम होंगे, और विद्यालय परिषद की जो एजुकेशन है, जो हमारा रामनगर बोर्ड है, उससे सीधा उन्हें वो सर्टिफिकेट मिलेंगे, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद सॉल्व हो जाएंगी। अब इसमें एक और जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, वो ये है कि साहब ये जो 6 समुदाय हैं, ये जो 6 समुदाय अल्पसंख्यक में आते हैं, मुसलमान भी अल्पसंख्यक में आते हैं, कहीं मदरसा बोर्ड को मतलब उसकी जरूरत को खत्म नहीं किया गया, उसका विस्तार किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक शब्द अपने वक्तव्य में इस्तेमाल किया कि हमने उसका विस्तार किया, यानी उन तमाम अल्पसंख्यक में जो आते हैं, उन सबको एक छत के नीचे लेकर के आए हैं, उन्हें उसका लाभ पहुंचाने के लिए लेकर के आए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये समावेशी फैसला है, और इसका जो मुस्लिम समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें पहले इसे समझना चाहिए। ठीक है, अगर वो इसके मंशा को समझ लेंगे, तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं लास्ट में एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में लोगों ने भ्रम पैदा किया है और मुसलमानों को खौफजदा किया है, वो एक है कि इन्वायरमेंट की बात करने वाले, गौ रक्षा की बात करने वाले, पेयजल की बात करने वाले, और पहाड़ों की रक्षा की बात करने वाले लोग या वो संगठन, वो मुसलमानों को नुकसान कैसे पहुंचाएंगे? वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले लोग कैसे मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी तो जब से 2014 से आई है, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, मुसलमान तेजी से मुख्य धारा की तरफ जुड़ा है। और उसका एक उदाहरण है कि आप देखेंगे कि 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, नीट में आ रहे हैं, वो राष्ट्रवाद से जुड़ रहे हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उत्तराखंड में, आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि आने वाले समय में मुसलमानों का बहुत तेजी से, जैसे उनका माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के विकास कार्यों को देखते हुए जिस तरह से उनका रुझान बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक लंबे अरसे तक रहेगी। जपेन जी, आती हूं आपके पास। देश की और प्रदेश की सेवा करेगी, मेरा ऐसा अनुमान है, मैं ऐसा विश्वास रखता हूं। ठीक है काश्मीर जी, लौटती हूँ आपके पास पर। ढोभाल जी हमारे साथ में काफी देरी से जुड़े हुए हैं, और जपेन जी इसके बाद आपके पास पे आऊंगी। ढोभाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत। रतनमणि जी को आवाज मिल रही है क्या हमारी? रतनमणि जी, आवाज तो मिल रही है जी। सर आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए, हम सिर्फ आधा मिनट लेना चाहेंगे। ठीक है, जल्दी से जपेन जी बोलिए, और ढोभाल जी आप अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि मैं आपको देख सके। बोलिए जपेन जी, जब तक आप। इस सारे अभी इस डिबेट में हमें लगा कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को संविधान में से ही खंगाल लेना चाहिए,
ये हम सबको पता है कि 1925 में कांग्रेस की स्थापना हुई A.O. ह्यूम, एक ब्रिटिशर द्वारा, राइट। अब कांग्रेस की स्थापना के बाद खेल कैसे स्टार्ट होता है और किस तरह से कांग्रेस को तुष्टीकरण के लिए इस देश में इस्तेमाल किया गया और कांग्रेस ने वो किया, ये संविधान में से ही हम आपको चंद पंक्तियां पढ़कर सुना देते हैं। तो हमें हो सकता है कि इसके बाद रतनमणि डोभाल जी भी प्रवक्ता बोलेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी की समझ में आ जाएगा। One member proposed to give the linguistic minorities of the right to receive primary education जपेन जी, अगर आप हिंदी में बात, हाँ, invoked similar provision to the Nehru report of 1928। जो हमारे साथी अगली बार जब आप डिबेट करें तो उन्हें कहिए सारे तथ्य संविधान में से पढ़ के आ जाएं कि किस तरह से कांग्रेस ने 1928 में ये खेल शुरू कर दिया और ये हमारे संविधान में। ठीक है, आप डोभाल जी को पहले सुनेंगे, उसके बाद मंजू जी, मैं इसके बाद डोभाल जी प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। डोभाल जी, जब कांग्रेस बोलती है तो समाज को विरोधी करते हैं आप अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि हम आपको सुन सके। मंजू जी और जपेन जी, आपने आधा मिनट लिया था, अब ये क्या कर रहे हैं आप? जपेन जी प्लीज आप शांत रहेंगे। जपेन जी और मंजू जी प्लीज दोनों लोग शांत हो जाइए। डोभाल जी आप वीडियो ऑन कीजिए, प्लीज। कहाँ से करूं? कर तो रहा हूं। चलिए आप रतनमणि जी वीडियो छोड़िए, आप बोलना शुरू कीजिए। ये खेल हमें लगता है कि आप तो इस खेल को समझे हुए हैं। ठीक है, चलिए आप जपेन जी उनको सुन लेते हैं। गरिमा जी, ये बोलिए। देखिए, मैं सबको मैं सुन रहा था और मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो संविधान है वो संविधान में वन मैन वन वोट का अधिकार है। अगर धामी सरकार उत्तराखंड में वन मैन वन एजुकेशन की बात करती है, उसको लागू करते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर ये मन में हो कि कहीं, क्योंकि अब तक ये जो अल्पसंख्यक संस्थानों को हम जानते आए हैं वो सिर्फ उस पर मुस्लिम समुदाय को ही जानते रहे हैं कि अल्पसंख्यक का मतलब है मुस्लिम। अगर उसमें बदलाव किया जा रहा है तो उसमें जो मुझे जो लगता है कि सरकार को साथ में ये कहना चाहिए था कि हम ये अन्य जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको भी एक नया विधेयक आया है उसमें उनको भी शामिल कर रहे हैं और उसके साथ एजुकेशन पर जो बजट हमारा है उस बजट में इतनी हम वृद्धि करेंगे ताकि उनको जो डर जो लोगों को है कि अगर उसमें और लोग शामिल हो जाते हैं तो हमारा जो हमें जो मिल रहा था अभी तक हक, जो सुविधा मिल रही थी उसमें कहीं कटौती ना हो जाए, ये डर है। और ये वाजिब डर हो सकता है कि अगर आप बजट नहीं बढ़ा रहे हैं और उसी चीज में और लोगों को भी शामिल कर रहे हैं तो उनको भी आपको देना होगा। तो ये अभी तक क्लियर नहीं है। मैं समझता हूँ ये सरकार के एजेंडा में होगा कि वो बढ़ाएंगे तो वो स्वागत योग्य होगा। अगर नहीं बढ़ाते यानी आपको लगता है कि अभी पूरी तस्वीर क्लियर नहीं की है और यही वजह है कि संशय जो है वो बना हुआ है। तस्वीरें अगर साफ हो जाएंगी तो उसके बाद और भी बहुत हद तक चीजें जो है वो साफ हो जाएंगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। दीपक जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से दीपक जी, उसके बाद मंजू जी के पास आते हैं। गरिमा जी, ये बहुत अच्छी बात है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में और फिर उनके रोजगार के बारे में भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार चिंता कर रही है। मेरा सिर्फ इतना जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा एक अध्यादेश लाया गया था कि पब्लिक जो पब्लिक प्रतिष्ठान है उनमें 70% जो लोग लगेंगे वो मूल निवासी लगेंगे। 2003 का अध्यादेश है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि यहाँ के रोजगार जो मूल निवासियों को रोजगार दिलाने वाला अध्यादेश आज तक रखा हुआ है, रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही है। ठीक है, आपका कहना है कि सरकार अपनी मर्जी के मुताबिक ही चीजों पर काम कर रही है, ना कि जनता के हित के लिए। वही तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो रोजगार को सुनिश्चित करता है 2003 का अध्यादेश पास हो रखा है कांग्रेस के समय का,
सरकार उसको implement क्यों नहीं करा रही है? उसमें तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भी फायदा होगा, जो यहाँ के अल्पसंख्यक मूल निवासी है, सभी को फायदा होगा। ठीक है, आप जवाब ले लेंगे, जपेन जी से जवाब लेते हैं। ठीक है दीपक जी, आपकी बात आ गई। अभी जपेन जी थोड़ा इंतजार कीजिए प्लीज, बाकी मेहमान भी आए ना। मंजू जी आप बताइए, देखिए खैर जैसे दीपक जी हैं या बाकी के लोग हैं, अगर उन्होंने विरोध किया तो कम से कम एक बढ़िया कारण तो दिया। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? कांग्रेस पार्टी का तो कुछ कहना ही नहीं है। यूकेडी ने कहा चलिए ठीक है, अगर इसी मंशा के हिसाब से काम होता है जो दिखाया जा रहा है तो कम से कम जनहित में होगा ये कदम। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्यों आखिर इस एक्शन का विरोध है? कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम को भड़काने का काम नहीं करती, कांग्रेस पार्टी धरातल पे काम करती है। तो इसमें भड़काने जैसा क्या है? अगर अभी शामूम साहब कह रहे हैं ना कि आपने तो सिर्फ वोट बैंक समझ के रखा था, इसीलिए शायद कभी उनके लिए कुछ बेहतर किया नहीं, और अब जब वो शिक्षित होंगे तो बेहतर भविष्य चुन सकेंगे। नहीं, सुरक्षित अगर इतने ही सुरक्षित की चिंता थी तो 3500 स्कूल बंद ना हो रहे होते, टीचर्स की शॉर्टेज ना होती। वो अलग कदम है, सरकार ने उस पर स्टेप बैक किया ना, वो अलग कदम है, वो अलग कदम है, उस पर स्टेप बैक किया ना, उसका अपडेट आपको नहीं पता? रोजगार कहाँ पर है? और इस तरह से आए दिन इनको खाली बड़ी बड़ी बातें करनी होती है। अगर कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, मुस्लिम्स के पक्ष में कोई बात करे तो कहेंगे ये सनातनी विरोधी है, ये सनातन विरोधी है। और वही वाली बात है ना, हम करे तो पुण्य, आप करे तो पाप। इनकी जो मनसा है ये खाली फूट डालो और राज करने की है। लेकिन इस कदम से फूट कैसे? आप ये तो जनरल बात कह रही हैं, इस कदम से ये जो अभी विशेषाधिकार मिलेंगे, इससे फूट कैसे पड़ रही है? इससे तो शामूम साहब का कहना है कि अब मुस्लिम शिक्षित होंगे, अब शिक्षा का स्तर और बढ़ेगा। मैडम मंजू जी सुनिए ना, देवभूमि को कलंकित किया, उस पर नहीं बोला। अरे मंजू जी आप सुनिए तो सही, कम से कम पहले सवाल सुनिए और उसी का जवाब दीजिए, कुछ भी नहीं बोलना है। आप ये बताइए ना कि ये जो कदम है इससे फूट कैसे पड़ेगी? शामूम साहब का तो कहना है कि भाई आप सिर्फ वोट बैंक समझती थी, शायद इतना शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं था कि वो सही फैसला ले सके। अब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो वो भी अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, वो भी सही जगह पर वोट देंगे, उन्हें भी समझ में आएगा कि हमें सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं रहना है। बेरोजगारी तब से बढ़ गई है, कांग्रेस के टाइम में ये नहीं थी। ये जो है झंडा और डंडा उठा के युवाओं को जो खाली रोड पर लाके खड़ा करते हैं, इससे इनका काम नहीं चलेगा। स्कूल आप देख लीजिए, स्कूल की क्या बात कर रहे हैं मंजू जी? आपकी रैली में लोग नहीं आते, आपकी रैली में लोग नहीं आते, आप जनसभाएं करते हैं, कहाँ से लोग कैसे लोग आते क्या पता नहीं है? ऐसी बातें बोलिए, तर्क वाली बातें रखिए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। आप कोई भी तर्क नहीं पेश कर रही हैं। स्कूल तोड़ने का नहीं होता, विकास का काम स्कूल पर चर्चा नहीं है मैडम, ये स्कूल पर चर्चा नहीं है, पहले तो ये बात समझिए। स्कूल पर चर्चा नहीं है। शामूम साहब की बातों पर मैंने आपसे दोनों सवालों में हर बार उसका जिक्र किया, आपने एक भी बार उस पर जवाब नहीं दिया। आपको नहीं लगता कि उस पर जवाब देना चाहिए? उन्होंने बड़े आरोप सीधे सीधे तौर पर आप पर मढ़े। मदरसा को जोड़ा जाएगा तभी जो है बच्चे उच्च शिक्षा, हमारे गंगा जमुनी तहजीब है, आप देखिए। तो ये कदम गंगा जमुनी तहजीब क्यों नहीं जाता? क्या ये कदम कौन सा अलगाव लेकर आ रहा है, कौन सी नफरत फैला रहा है? इससे तो और बेहतर होगा ना, अगर सभी को समान शिक्षा दी जा रही है, अगर सभी की शिक्षा का स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है तो तारीफ करिए ना, भले उसमें बाद में अगर सही से इम्प्लीमेंट ना हो तो कमियां निकाल लीजिएगा आप। दीपक रावत जी ने कम से कम इतना वादा तो किया कि हाँ, उन्होंने कहा कि अगर जो बता रहे हैं वही कर देंगे तो अच्छा है। अभी आप देख लीजिएगा। ठीक है मंजू जी, आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे इस बात से बड़ी निराशा हुई। ठीक है, हर सवाल का जवाब दिया है, लेकिन आप लोगों का नजरिया गलत है। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में। जपेन जी आप सोच भी नहीं सकते इस देश में क्या भाई। ठीक है, अब जपेन जी से जवाब लेते हैं। दीपक जी प्लीज, दीपक जी प्लीज। और मंजू जी हो गया, जब आपसे पूछा आपने मैडम कुछ नहीं बोला, आपने मेरे सवाल पर अपनी मर्जी से कुछ भी बोल रहे हो आप। जपेन जी, दीपक जी का कहना है कि कई और अध्यादेश शेष पड़े हुए हैं, लेकिन उस ओर बीजेपी का ध्यान नहीं है। बीजेपी अपनी मन मुताबिक, मन माफिक जो जी चाहता है वो अध्यादेश पास कराती है, जनहित में उसका काम नहीं होता, वो सिर्फ अपने एजेंडे के तहत काम करती है। कुमार भाई, 2003 में कांग्रेस ने जो पब्लिक प्रतिष्ठान थे औद्योगिक, उनमें 70% जो यहाँ के लोग लगेंगे मूल निवासियों को रोजगार किया अध्यादेश पास किया हुआ है। आप कुछ अब हम चीज इतना पूछ रहे हैं कि आप जो आज अध्यादेश लाए हैं उसमें बच्चों को फायदा तो तब होगा ना जब वो पढ़ लिख के नौकरी लगेंगे यहाँ। ठीक है हम तो ये आप जमीन जैसे हम जवाब लेते हैं। मंजू जी प्लीज आप शांत रहेंगी। मंजू जी आप शांत रहिए प्लीज थोड़ी देर के लिए।
और दीपक जी प्लीज मैं आप सवाल का जवाब ले लीजिए। जपेन जी आपसे सवाल है और उसके पहले वाले सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि बाकी के अध्यादेश आप क्यों नहीं पास कराते, आप मनमाफिक काम करते हैं, ये आरोप है। हम पहले अपने उत्तराखंडी बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए सवाल का जवाब देना चाहेंगे। तो दीपक जी आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगले सत्र में निश्चित तौर पर ये बहुत एक प्रभावी रूप में ये चीजें सामने निकल कर आ रही है। कांग्रेस ने 2003 में बनाया तो था, लेकिन उसमें कई टेक्निकल खामियां ऐसी छोड़ दी थी कि वो कह तो दिया आपने प्रचार प्रसार भी कर दिया कि 70% बच्चे लगेंगे, लेकिन वो बच्चे क्यों नहीं लगे, क्यों उन्होंने डिनाई करना शुरू कर दिया इंडस्ट्री ने, तो उसमें उन्होंने खामियां बहुत छोड़ दी थी। तो इस पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एक अच्छा काम करा है। उन खामियों को अभी हम आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी ये सदन में मामला आने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी, आप ये भूल जाइए कि ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यहाँ युवा मुख्यमंत्री धामी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पहली प्राथमिकता उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की है और हम ये ऑन स्क्रीन कह रहे हैं। उसमें भी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे पर्वतीय जनपदों के बच्चों को रोजगार से जोड़कर कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार से जो प्रदेश के बाहर जाने का जो एक परंपरा सी चल पड़ी है उसे ब्रेक देने की दृष्टि से इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने की तैयारियां हो चुकी हैं। इस सत्र में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि अगले सत्र में आपको ये खुशखबरी मिले और उसके बाद आप भी कहें कि वाह धामी सरकार किस तरह से उत्तराखंड के हित में किस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं। स्थिति देख के तो वाह वाह हो ही रही है धामी सरकार की। मंजू बहन, हम बीच में नहीं टोकते हैं, अगर हम कुछ कह रहे हैं तो उसे सुनने का समर्थ भी तो रखिए। अब आप गलत पार्टी में हैं तो उसमें बताइए। ठीक है मैं वोट चोर की पार्टी में नहीं हूँ, मैं सही पार्टी में हूँ। मंजू जी ठीक है, अगर आपको वोट चोरी का मुद्दा इतनी तेजी के साथ उठाना है तो आप जाइए ना राहुल गांधी के साथ में, आप जाइए राहुल गांधी के साथ उस यात्रा में। यहाँ पर अभी हम चर्चा उस पर नहीं कर रहे हैं, आपने बाकी सारी चीजों को लेकर जवाब दिया। एक बार आपसे अपनी पार्टी के समर्थन में, अपनी पार्टी के बचाव में आप कम से कम काश्मीर साहब के सवालों का जवाब देती तो शायद बेहतर होता। अपनी पार्टी के साथ भी आपने ठीक नहीं किया। लौटेंगे आप, प्लीज थोड़ी देर के लिए रुकिएगा। डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। जपेन जी प्लीज, डोभाल जी से बस एक सवाल हुआ, प्लीज अब आप शांत रहिए। डोभाल जी आप बताइए कि स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए जो कदम उठा रही है सरकार, क्या वाकई पर्याप्त है और क्या सही दिशा सही मंशा के साथ उठाए गए, या सिर्फ क्योंकि जैसा आरोप मंजू जी का कहना है कि भाई तोड़ने का काम करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को क्या बढ़ावा नहीं मिलेगा? डोभाल जी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ मिल रही है। हाँ बोलिए सर, आप ही से सवाल है जी। क्या इस कदम से जो स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए उठाया गया है, क्या वाकई कुछ बेहतर चीजें देखने को मिलेंगी? नहीं, देखिए हर समाज में, हर चीज में हर समय सुधार की जरूरत रहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो हो सकती है सरकार अपने ढंग से काम करती है, वो अपने ढंग से सोचते हैं, विपक्ष अपने ढंग से सोचता है, हम हम अपने ढंग से सोचते हैं जो हम ये समझते हैं। मैं सिर्फ ये इतनी बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पहले केरल का नाम आता था एजुकेशन में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश रहते हुए भी सीधा हम वो एजुकेशन देहरादून में आता था कि देहरादून एजुकेशन में दूसरे नंबर पर हमेशा रहता था। उसमें ठहराव आया है हमारे उत्तराखंड में। हमारे यहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकार के ही आंकड़े हैं, लगभग 1500 स्कूल हमारे बंद हो गए हैं। और दूसरा ये जो ये अल्पसंख्यक वाला, मैं सिर्फ इतना ही मेरा मतभेद है कि इसके साथ में जब आप हम 4 लोगों का परिवार है और उस परिवार में 2 लोग और हम जोड़ रहे हैं, तो हमारा जो खर्चा है जिस पर आज हम निर्भर कर रहे हैं अपने परिवार में, 2 लोग हमने और जोड़ दिए हैं, तो उन 2 लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? क्या ऐसा भी सरकार की मंशा है कि भाई ये हम जब और लोगों को उसमें जोड़ रहे हैं तो हम इस एजुकेशन पे इतना और बजट बढ़ा रहे हैं? हम तो ये मांग करते रहते थे जब पढ़ते थे कि शिक्षा पे बजट का 10वां हिस्सा खर्च हो। अभी तो हम 6ठे हिस्से में भी नहीं आए हैं। जपेंद्र जी भी जानते हैं, वो भी उन्होंने भी नारे लगाए होंगे ये शिक्षा में कितना बजट खर्च होना चाहिए।
तो ये जब तक आप संसाधन नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी आप रिसोर्सेज को लेकर पहले भी कह रहे थे कि भाई रिसोर्सेज बढ़ाए जाएंगे, बजट बढ़ाया जाएगा तो ही, ठीक है, हम आपकी बात निकल कर आगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार की नई पहल सामने आई है, जिसका एक तरफ खुद मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष तो सराहना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि जब तक रिसोर्सेज नहीं बढ़ाए जाएंगे, जब तक पंचायत ठीक नहीं होगी, तब तक ऐसे कदम सफल नहीं हो पाएंगे। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।